हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ चुके हैं अध्याय 5 पे, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल ऐसा अध्याय है जिसमें आप सीखेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और वर्गमूल वर्गमूल अर्थात अगर 5 गुणित 5 अंडरवुड में है या फिर 25 है अंडरवुड में वर्गमूल में, तो उसमें से वो अंडरवुड कैसे हटेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कैसे उसके वेक्टर करके हमको वर्गमूल हटाएंगे, और कैसे किसी की घात अगर है वर्ग है, किसी की घात 2 है तो उसको वर्ग कहते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में समझा देता हूँ, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। मान लो ये एक्स है तो एक्स की घात 2 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स का गुणा एक्स में कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ। अब वर्गमूल का अर्थ क्या हो रहा है कि एक्स की घात 2 को ऐसे वर्गमूल में लिख दिया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अंडरवुड में एक्स गुणित एक्स है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ 2 लिखा रहता है, तो अंदर से 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, मतलब एक्स बाहर आ जाएगा। तो एक अंडरवुड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, का मान है एक्स। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया है। अब दूसरी बात ये है कि हम सवाल पे आ जाते हैं। अब जैसे ही सवाल करते जाएंगे ना, हम बात को समझते जाएंगे कि किस प्रकार वर्ग और वर्गमूल को सोल्व करते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है कि संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 25 और 36 और कॉमा डैश 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 है। मतलब ये जो संख्या का एक पैटर्न है, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होना चाहिए। अब आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना है। बुद्धि कैसे लगाना है कि आप तो ऐसे बोलोगे सर हमको कैसे पता है इसके आगे क्या आएगा। पता लगाना पड़ेगा हमें, है ना। पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या चीज मिल रही है जो सब में कॉमन हो रही है, जो मतलब एक स्टेप मिल रही है, एक एक लाइन मिल रही है। जैसे 1 से 4, तो 1 से 4 में बढ़ने पे कितने बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे। 4 से 9 में बढ़ने में कितने बढ़ रहे, 5 बढ़ रहे। 9 से 25 में 7 बढ़ रहे। मतलब हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। मतलब विषम संख्या लगातार जुड़ते जा रही है, लगातार जुड़ते जा रही है विषम संख्या, तो एक पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है। तो हमने उस पैटर्न को फाइंड आउट कर लिया है। तब हमें पता चला है कि इसका आगे का क्या आएगा। जैसे एक में 3 जोड़ा विषम संख्या तो कितना आया, 4 आया। अब 4 में 5 विषम संख्या को जोड़ा तो कितना आया, 9। 9 में 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 है, तो 9 में 7 को जोड़ा तो कितना आया, कितना आया, 16 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखना भूल गया हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक संख्या लिखना भूल गया हूँ, 16 आना चाहिए। और फिर 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25। ये 25 है। अब 25 में कितने जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे तो कितना आएंगे, 36। अब 36 में आप अगली विषम संख्या 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 ने 3 9, 3 ने 1 4, कितना आएगा, 13 जोड़ोगे 36 में तो बोलो, ये हो रहा है 49। तो आपका जो अगली संख्या है वो 49 हो जाएगी। ठीक है ना। 49 हमने पैटर्न को फाइंड आउट करा, उसके बाद आया है। ये फैक्चुअली सही है, मतलब इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये अंदाज मार करा या फिर मन से करा। ठीक है। ये हमने फैक्ट देखा कि यार इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, उसके बाद आंसर आया है। ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन 49 इज द राइट ऑप्शन। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। मतलब किसी संख्या की इकाई का अंक, जैसे कि संख्या 16, 14 या कुछ भी संख्या होता है, तो उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 हो या 6। तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। अब मान लो कि ये ऐसा पूछ रहा है कि आप या तो 14 ले लो, या 24 ले लो, या 44 ले लो, तो इकाई के अंक पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और एक और बात है कि दूसरी संख्या कौन सी लेनी, या तो 16 ले लो, या 26 ले लो, या 36 ले लो, या 66 ले लो। ठीक है। पर इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 6 या 4। ठीक है। तो हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं, अगर आप 14 ले लो, मान लो 14 ले लो। ठीक है। तो 14 में इकाई का अंक क्या है, 4। और इसका हमें क्या करना है, वर्ग। तो 14 का वर्ग करते हो तो कितना आता है, 196। 14 का वर्ग कितना होता है, 196। 14 का वर्ग मतलब 14 की घात 2। 14 की घात 2 मतलब 14 गुणित
14। अगर 14 में 14 का आप गुणा करते हो तो 196 आता है। क्या आता है? 196 आता है। अब इसमें इकाई का अंक आपको क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। ये 6 इकाई का अंक है। ठीक है। अब एक संख्या हो गई, इसमें इकाई का अंक 6 आया है। अब 6 वाली को देख लेते हैं, तो 16 को ले लो। तो 16 को हम लेते हैं तो 16 का वर्ग 256 होता है, जिसमें इकाई का अंक कितना हो रहा है? 6। इसमें भी इकाई का अंक कितना हुआ? 6। तो मतलब 14 और 16 दोनों को लेके देख लिए हमने। दोनों में दोनों के वर्ग करने पर भी इकाई का अंक कितना आ रहा है? सिर्फ 6 ही आ रहा है। तो हमारा उत्तर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार होगा ये। अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको उत्तर स्वतः ही मिलने लग जाएगा, वो बात समझ में आने लग जाएगी वो कि कहना क्या चाह रहा है प्रश्न वाला। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगला सवाल है हमारा तीसरा। तीसरा सवाल ऐसा है कि 169 का वर्गमूल है। 169 का वर्गमूल है। मैंने क्लास में याद रखने के लिए कि वर्गमूल किसे कहते हैं, कुछ बच्चों को बहुत सा नया लगता है, उनको समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं कि वर्गमूल कैसा रहता है, याद नहीं आता। याद आ जाता है तो कर लेते हैं, पर वो याद आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे कंदमूल रहते हैं यानी रतालू जो रहते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं। जो मैंने इसे बताया था कि ये जमीन है, इसके नीचे जो भी रहता है वो अपनी संख्या रहती है। मतलब ऐसे उनको समझाया है कि ये कंदमूल है, ये वर्गमूल है। कंदमूल से वर्गमूल याद करने की एक ट्रिक्स बताई है। ये जमीन है और इसके नीचे जो भी संख्या रहेगी वो आपका कंदमूल, यानी वो आपका उसका वर्गमूल निकालना, मतलब वर्गमूल कुल इस प्रकार से रहेगा। ठीक है। तो 169 का वर्गमूल है, तो 169 का वर्गमूल कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 169 को आप अंडर रूट में रखोगे। अब अंडर रूट में 169 को रखने के बाद आपको 169 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 169 में किसका भाग जा रहा? 2 का जा रहा? नहीं जा रहा। 3 का? 3 5 15 19 नहीं जा रहा। 4 5 6 7, इसमें 13 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें 13 से भाग देते हैं। तो 13 में 16 का भाग दे, 13 एकम 13, कितना बचा? 3 बचा। तो 3 उस 9 के आगे आ गए, तो वो कितने हो गए? 39 हो गए। तो 13 तिया 39। ठीक है, तो 13 एकम 13, तो 13 गुणे 13 मिले हमें। तो हम क्या करेंगे? 169 की जगह 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2, मतलब अंदर से 2 की जोड़ी बाहर आएगी। तो अब ये 13 गुणे 13 की एक जोड़ी बाहर आई, मतलब 13। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ? 13। ठीक है, ये 13। तो हमारा ऑप्शन तीसरे का ऑप्शन डी जो है वो उत्तर है। 169 का वर्गमूल 13 है। तो अगला प्रश्न हमारा चौथा है कि किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखो, आप किसी प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हो तो उसका उत्तर समझ में आने लगता है। अब 6 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या चीज? वर्ग। इस पे ध्यान देना है। कौन सी चीज? वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, भुजा की घात 2। ठीक है, तो अब किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर की होगी तो चारों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होगी? चारों भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की होगी। तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा भी 6 सेंटीमीटर की होगी, तो 6 36, और 36 के बाद देखो, 6 में 6 का गुणा हुआ तो 36 आया, लेकिन सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर का गुणा हुआ तो सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगी। यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे दे भी रखा है कि 36 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इसको साइड में आप करके देखना, परीक्षा में अगर आ जाए क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चौथे का हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। अब देखिए, जो 5वां प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है कि 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में
कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? अब इसको सवाल को समझने के लिए आप इस सवाल को दो बार पढ़ना। दो बार क्यों पढ़ना? क्योंकि इसमें समझ में आएगा कि जो कमरा है वो किस प्रकार का है। तो वो है वर्गाकार। वर्गाकार यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वर्गाकार। ठीक है। तो और उसकी एक भुजा कितनी है? 5.5 मीटर की। अगर एक भुजा 5.5 मीटर की होगी तो चारों भुजाएं 5.5 मीटर की हो जाएगी। ठीक है। तो कितने मीटर वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो हम वही करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा या भुजा की घात 2। तो 5.5 गुणित 5.5, इसमें इसका गुणा करेंगे, यानी 55 में 55 का गुणा करते हैं। ठीक है। तो करिए गुणा। 50 में 25 का 5, हासिल आया 2। 50 में 25 और 2 27 गुणित 50 में 25 का 5, हासिल आया 2। 50 में 25 और 2 27। तो 5 7 ने 5 12 का 2, हासिल आया 1। 7 ने 2 9 ने 1 10 की 0, 3025। अब इस पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और दशमलव के बाद एक, तो एक और एक दो अंक के बाद दशमलव, यानी 30.25 वर्ग मीटर। 30.25 वर्ग मीटर आपका आंसर है। ठीक है। दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उन अंक को गिन के दोनों में जो फाइनल आंसर आता है उसमें दो अंक बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो 30.25 वर्ग मीटर हमारा आंसर आया है। तो ये पांचवा हो गया और हम बढ़ते हैं अब छठे सवाल की ओर। अब देखिए हमारा जो छठा सवाल है वो छठा सवाल कुछ इस प्रकार है कि संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात किए। मतलब 44 का वर्ग तो करना है लेकिन कैसे करना है? बिना गुणा करके ज्ञात करना है। ठीक है। मतलब बिना गुणा के 44 का आपको वर्ग निकालना है। हम पहले करते थे तो कैसे करते थे? 44 का वर्ग, मान लो कोई किसी भी संख्या का वर्ग है तो उसको कैसे करते थे? तो उसको करते जैसे 44 का वर्ग है तो 44 गुणे 44। ठीक है। तो ऐसे करके उसमें गुणा करके इसे सोल्व करते थे। लेकिन अब कैसे? बिना गुणे किए बिना। तो सवाल ने तो आपको सोचने पे मजबूर कर ही दिया है, लेकिन आपको ये क्या है कि आपका आईक्यू का एक टेस्ट है कि आप किस प्रकार दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है। तो आपके सोचने के तरीके का परीक्षण है एक प्रकार से। ठीक है। गणित इसलिए हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इस सवाल को भी कुछ इस प्रकार ही लेना है कि मतलब जो 44 का वर्ग तो निकालना है लेकिन बिना गुणा किए। आप गुणा किए तो कर सकते, दूसरी विधि से भी हो सकता है। कैसे? ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 44 को वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना है, इसका वर्ग फाइंड आउट करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब हम मानेंगे कि इसको 44 को ऐसे लिख सकते हो कि आप 50 माइनस 6, 50 - 6 और इसका वर्ग। तो ये किस किस फॉर्म में हो गया? ये a माइनस बी का होल वर्ग के फॉर्म में हो गया। और a माइनस बी का होल वर्ग की घात 2 का सूत्र क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b², ये सूत्र होता है, सभी को पता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इसी फार्मूले से डिफाइन करेंगे। तो 50 को a मानेंगे और 6 को क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो 50 को a मानने पर क्या हुआ? 50 की घात 2 माइनस 2, a मतलब 50 और b मतलब 6। ठीक है। और प्लस का b² मतलब 6 की घात 2। तो 50 की घात 2, 50 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप सिंपली कर लोगे 50 में 25 और डबल जीरो। आप इसे करके भी देख सकते हो। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि 50 का स्क्वायर ऐसा नहीं होता है, करके देख लो एक बार, तो फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? 5 50 में 25, देख लीजिए 2500 आ रहा है ना, 2500 ये माइनस। अब दूसरी बात ये है कि इसका गुणा इसमें करते हैं, उसके बाद जो आएगा उसका, वैसे तो तीनों को साथ में कर सकते हैं पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं एक ही स्टेप को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 6 शून्य 0, 6 पंजे की 30, ये हो गया 300 हमारा, और ये हो गया 6 6 36। अब अगली स्टेप में हम देख पा रहे हैं कि 300 में किसका गुणा हो रहा है? 2 का गुणा हो रहा है। तो 3 गुना 600, 600 प्लस 36। अब 600 प्लस 36 कितना आएगा? ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है। तो 2500 में से 600 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1900, 1900 ही बचेंगे ना, प्लस 36, ये हो जाएंगे 1936। तो हमने 44 का वर्ग निकाला है। कैसे निकाला है?
बिना गुणा किए, बिना गुणा किए हमने 44 का वर्ग निकाल लिया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो 44 का वर्ग एक बार गुणा करके निकाल के देखना, ये 1936 आएगा। हम देख लेते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि सर ये कैसे गलत है, 4 चौक 16 का 6 हंसी 1 4 चौक 16 और 1 17 176, तो ये भी 176 ही हो जाएगा। इनको प्लस करते हैं तो 6 6 6 12 में 13 का 3 हासिल आया 1 7 में 8 में 9, ये आ गया आपका 1936। ये भी 1936 का मतलब ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। 44 का वर्ग निकाला हमने, वो भी बिना गुणा किए। तो ये हमारा छठा नंबर का प्रश्न हो गया है। हम सातवें पे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला जो सवाल है वो है, हल कीजिए अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। मतलब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, मतलब वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सवाल जब भी आता है तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको दिमाग से एक बार शांत दिमाग से उसको देखा समझा तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले एक बार सवाल को उतार लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ कि किस प्रकार होते हैं इस प्रकार के सवाल। बहुत ही ईजी है अगर आप इनको आपने समझ के करा तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो लास्ट वाला वर्गमूल है, लास्ट वाला अंडर रूट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 248 प्लस 52 प्लस 144। तो 144 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 12 का वर्ग है 144। किसका वर्ग है? 12 का। 12 गुणित 12, 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक है, तो 248 का वर्गमूल प्लस 52। अब 52 का एलसीएम ले लो आप। ठीक है, अब 52 का एलसीएम एक काम करते हैं, 52 का एलसीएम अगली स्टेप में लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगा तो ये इसमें जुड़ जाए, उसके बाद इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये पूरा इसके अंडर रूट के अंदर है। 52 प्लस 12 का एक जोड़ा बाहर निकला। ठीक है, 12 का एक जोड़ा बाहर निकल गया। अब उसके बाद क्या होगा? 52 और 12 कितने थे? 2 में 2 4, 5 और 1 6, ये हो गए 64। कितने हो गए? 64। अब हमें निकालना है 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? किसका वर्गमूल है? 8 गुणित 8, 8 8 64 होता है। तो 248 प्लस 8 का एक जोड़ा बाहर आया। ठीक है, तो 248 और 8, 8 8 16 का 6 हंसी रहा 1 और इधर है 5, इधर 56। तो 256 16 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें से एक पेयर बाहर निकले, पेयर बनाओ तो एक संख्या इसमें से बाहर निकल जाएगी जोड़ा बनके। तो इसका आंसर जो आया है वो क्या आया है? 16 60। बहुत इजी वे में आया। अगर फिर भी नहीं आए तो समझ लेना इसको कि जो लास्ट वाला संख्या जो अंडर रूट में रहती है उसको पहले हल करना है। तो उसको पहले हल करा तो उसके बाद 12 आया, उसका मतलब 12 गुणित 12 का वर्ग 144 है। तो 12 का एक जोड़ा बन के एक संख्या बाहर आई 12, फिर दोनों को जोड़ा तो 64। 64 में 8 का वर्ग है 64, तो 8 गुणित 8 कर दिया। उसके बाद एक जोड़े के रूप में एक संख्या बाहर आई। उसके बाद 248 में 8 को जोड़ दिया, 256 आया। 256 जो कि 16 का वर्ग है। तो 16 गुणित 16 किया तो 16 में एक संख्या जोड़े के रूप में एक संख्या बाहर आई 16। 16 हमारा लास्ट आंसर है। ये इस प्रकार हुआ है। बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, बस समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। तो 7वां नंबर का प्रश्न भी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं हम 8वें नंबर पर। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका सदस्य कितना है? 12। अब पाइथागोरस त्रिक है ना, पाइथागोरस तो आपको मालूम है एक मैथमेटिशियन था जिसने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, एक जो फार्मूला दिया था। तो उसमें एक ट्रिक बनाना है, तो उसका एक सदस्य 12 है। तो हम क्या करेंगे कि माना पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक ए बी और सी है। ठीक है, माना पाइथागोरस त्रिक ए बी और सी है, तो जिसका एक सदस्य 12 है। ठीक है, तो एक सामान्य सूत्र होता है इसका,
पाइथागोरस त्रिक का एक सामान्य सूत्र होता है। वो सामान्य सूत्र कुछ इस प्रकार होता है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सदस्य क्या है 12, तो हम क्या करेंगे, माना 2m बराबर कितना ले लिया हमने 12 ले लिया। अब 2m बराबर 12 ले लिया तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, m की वैल्यू निकल जाएगी। तो m की वैल्यू निकालने पे 12 के बटे में कितने चले जाएंगे 2, 2 से 2 2 6 12, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे 6। अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद हमको 2m तो आ गया हमारा 12 और दे भी रखा है कि एक सदस्य 12 है, हमको निकालने तो बाकी के दो सदस्य हैं, और वो दो सदस्य किसके माध्यम से निकले हैं, जो एक सदस्य है। अब अगले फार्मूले में बढ़ते हैं, क्या होता है तब m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, अब m की वैल्यू क्या है 6 रेज़ टू माइनस 1, m की घात 2 माइनस 1, तो 6 6 से 36 माइनस 1 बराबर 35। तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी दूसरा सदस्य हमें प्राप्त हुआ है कितना 35। तो हम तीसरा सदस्य भी इसी प्रकार प्राप्त करेंगे, कैसे देखना, m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 6 36 प्लस 1 बराबर 37। तो हमारा तीसरी वैल्यू क्या आ गई 37, तीसरा सदस्य 37 है। तो अतः पाइथागोरस जो त्रिक की जो सदस्य तीनों क्या है, एक तो 12, एक 35 और एक 37, यही आपका क्या है आंसर है। आप इसे लिख भी सकते हो, अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर 12, 35 और 37। ठीक है, बड़े ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको ये जो फार्मूला टाइप ये जो सूत्र है तीनों सदस्य निकालने का, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, और जो भी एक सदस्य दे रखा है उसको इसके बराबर में रखना पड़ेगा। बराबर में रखोगे तो उसमें m का मान आ जाएगा, तो फिर दोनों में अलग अलग रख के हर बार एक नया सदस्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको तीनों सदस्य मिल ही जाएंगे। तो ये हमारा 8वां प्रश्न था। हम बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला जो हमारा 9वां सवाल है, 9वां सवाल कुछ ऐसे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। मतलब आपको वर्गमूल तो ज्ञात करना ही है, पर वो कैसे, कि उसमें जो भी गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, अभाज्य होंगे, भाज्य नहीं होंगे। जिसमें अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो और किसी अन्य संख्या का नहीं जाता हो, सिर्फ एक का और एक स्वयं का। ठीक है, भाज्य नहीं होना चाहिए, तो उसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल तो आपको पता है, जैसे कि 1296 का वर्गमूल है, तो 1296 का वर्गमूल है तो हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे। अब इसमें जो गुणनखंड आएंगे वो कैसे होंगे, सभी अभाज्य होंगे, भाज्य नहीं होंगे। तो हम इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं एक बार। 1296 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं 2 से जाता है, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। ठीक है, अगला फिर 2 से, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। अगला फिर 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। अगला फिर 2 से, 2 8 16, 2 1 2। फिर अगला कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तारी 9, 3 1 3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिले हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो 1296 में इनको लिख लेंगे। अब लिखने से पहले हमारी बात पहले ही हो गई है कि जो भी गुणनखंड आएंगे वो कैसे होंगे, अभाज्य होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सभी गुणनखंड है वो कैसे हैं, अभाज्य है। तो उसके बाद हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। लिख लिया। अब यहाँ से आप 2 2 की जोड़ी बना के बाहर निकालोगे। 2 2 की जोड़ी क्यों बना के बाहर निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या लिखी है क्या, नहीं लिखी है। यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब वहाँ पे कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ऑलरेडी 2 लिखे रहते हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तो इसका मतलब है घनमूल है, मतलब अंदर से 3 की जोड़ी बाहर निकलेगी। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ से 2 की जोड़ी 1 2 बाहर आया, इस 2 की जोड़ी से 1 2 बाहर आया, इस 3 की जोड़ी से 1 3 बाहर आया, इस 3 की जोड़ी से 1 3 बाहर आया। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 3 का करेंगे तो 4 3 12, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 36। तो हमारा कितना आया 36 आया।
किसका वर्गमूल आया है? 1296 का। मतलब बात कुल मिला के ये है कि जो करना वही है, लेकिन गुणनखंड जो है वो अभाज्य होने चाहिए, भाज्य नहीं होने चाहिए। वैसे देखा हमने तो सभी अभाज्य ही है, भाज्य तो वैसे है भी नहीं उसमें, पर फिर भी उसने दिमाग को घुमाने की कोशिश की है कि अगर आप उलझ जाओ तो उलझ जाओ, आपका आईक्यू या आपका दिमाग नहीं चले तो आप वो सवाल गलत कर बैठोगे कि यार ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है यार ये। ठीक है, अब ये पहला तो हो चुका है हमारा। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको वर्गमूल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 290 17 का वर्ग होता है, तो हम इसको 17 गुणे 17 लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो 17 का जोड़ा एक 17 बन के बाहर आया, तो हमारा आंसर हमको मिल गया है कितना? 17। तो 290 का जो वर्गमूल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 17 है वो भी क्या अभाज्य है, उसमें सिर्फ एक का भाग जाएगा और सिर्फ 17 का जाएगा, इसके अलावा किसी और का संपूर्ण भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका परफेक्ट आंसर, ये इसका परफेक्ट आंसर। ये हमारा 9वां कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं 10वें सवाल की ओर। अब अगला सवाल हमारा छठा सवाल छठा क्या, सॉरी 10वां सवाल है। 10वां सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह कैसी संख्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब वो छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार के सभी जैसे मतलब जितने भी प्रकार के सवाल आ जाए इस टाइप के, तो उसको आप कैसे करोगे? हमेशा उसके एलसीएम लेके करोगे। एलसीएम लेने पे हमको पता चल जाता है कि देखिए आप इस सवाल में आसानी से समझ लोगे, देखने पे ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार हो रहा है। मान लो ये 600 है, तो 600 को आपको वर्गमूल निकालना है सबसे पहले। तो 600 का वर्गमूल निकालने के लिए 600 को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि उसके हमें गुणनखंड मिल जाएंगे, उसके फैक्टर हमें पता चल जाएंगे कि 600 किस किस के गुणनखंड से बना हुआ है। 2 से 2 3 6, फिर डबल 0, 2 1 2, 2 5 10, फिर 0, फिर 2 7 14, फिर 2 5 10, फिर कैसे जाएगा? 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 50 में 25, 5 एकम 5। देखो ये हमें गुणनखंड मिल गए। अब इन गुणनखंड को इस वर्गमूल में पुट करते हैं, इसमें रखते हैं, तब हम देख पा रहे हैं कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें से अगर देखा जाए तो एक जोड़ी बन रही है 2 की और एक जोड़ी बन रही है 5 की। ठीक है, तो ये जोड़ी तो बाहर आ जाएगी। 2 गुणित 5, 2 की जोड़ी से 2 आया, 5 की जोड़ी से 5 आया, अंदर बचा हमारा 2 गुणित 3, तो ये हो गया 2 5 10 और ये अंडर रूट में रह गया 6। अब ये जो 6 बचा है ना, ये ऐसी संख्या है कि जिसको अगर हम 600 में भाग दे दें तो ये यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ 10 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको 600 से भाग देने पर ये किस संख्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? अतः 6 से, अतः वह छोटी संख्या 6 है। क्या है? अतः वह छोटी संख्या 6 है जिसको 600 से भाग देने पर वह संख्या, कौन सी संख्या? 600 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये आप को लिखना है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ये आपके लिए कि ये वाला जो लास्ट में ये लाइन रहती है हर सवाल में लिखी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे जो पूछा है आपने फिर उसको हल किया, हल करने के बाद उसका एक उत्तर देना है जो हमसे पूछा है उसी रूप में, और लास्ट में आपको आंसर लिखना है या उत्तर करके लिखना है। ठीक है, ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। जो पूछा है उसको हल किया, उसके बाद जो आया उसको उत्तर के रूप में 2 लाइन में फिर से कहा उन्होंने कि अतः वह छोटी संख्या 6 है जिसको 600 से भाग देने पर वह संख्या कैसी बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आया समझ में? 10वां सवाल। बढ़े हम 11 सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 11वां सवाल है कि भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करना। अब आपने वर्गमूल तो ज्ञात करा है, कैसे ज्ञात करा है? वर्गमूल हमने ज्ञात करा है गुणनखंड विधि से।
ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हो गई भाग विधि। अब तो 625 का वर्गमूल तो ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से, भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि में कैसा होता है कि भाग विधि में हम जैसे ये वर्गमूल है तो भाग विधि में हम 625 है तो 625 को इस प्रकार लिख देंगे। अब इस प्रकार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनेंगे। भाग विधि में हमेशा ऐसा ही होता है कि पीछे से दो अंक लेते हैं और उनकी जोड़ी बनती है, और जो लास्ट में अगर दो अंक नहीं हो तो वो सिंगल ही रहेगा वो अंक। उसके बाद हम जो भी अंक लेंगे उसका वर्ग होके लिखाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कुछ रहेगा कुछ जो भाग करते हैं ना जैसे भाग, तो भाग के जैसे ही रहेगा, डिवाइड के जैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि रूल चेंज हो जाता है। चेंज इस प्रकार हो जाता है, जैसे हमने एक लिया तो एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, तो एक तो बहुत छोटा है, दो ले लो, दो का वर्ग कितना है, चार है, तीन का वर्ग कितना है, नौ है, तो तीन का वर्ग छः से तो ज़्यादा हो गया ना, तो हम दो को लेंगे, तो दो यहाँ भी लिखेंगे, दो यहाँ भी लिखेंगे, दो का वर्ग कितना हुआ, चार। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, दो बचेंगे। ठीक है, अब दो बच गए। अब इसके बाद जो दो का लिया तो दो इसमें वापस जोड़ेंगे, उसके बाद जो चार आएंगे वो इधर करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगला जो आएगा उसका इंटू करके हम देखेंगे। अब उसके बाद जो 25 से एक पूरा जोड़ा है तो इस पूरा पूरा जोड़ा आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे रूल ये है कि यहाँ पे जो संख्या लेंगे वो संख्या यहाँ पे आएगी, और इनका इस पूरी संख्या नीचे वाली संख्या की पूरी वाली ऊपर वाली संख्या में इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और वो संख्या यहाँ भी लिखी जाएगी। अब ये आया 225, तो अगर यहाँ पे हम जीरो लेते हैं तो यहाँ भी जीरो आ जाएंगे, तो 40 में ये 40 हो जाएंगे और ये जीरो, तो 40 में जीरो का गुणा करने पर जीरो प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे एक लेते हैं और यहाँ पे भी एक आएगा तो 41 हो जाएंगे, नीचे एक, तो 41 में एक का गुणा 41 है तो 41, 42 का लेंगे तो नहीं आएगा, 43 का लेंगे तो नहीं आएगा, चार लिखेंगे तो 44 का नहीं आएगा, पाँच लिखेंगे 45 का। एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि 50 में 25 तो होते ही होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ भी 5 लिखते हैं। ठीक है, तो 50 में 25 का 5, हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22। देखिए हमने ट्राई किया, एक अनुमान लगाया, लेकिन हमारा अनुमान बिल्कुल सही निकला। और यहाँ पे अगर 5 लिए तो यहाँ भी हम 5 लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा उत्तर आएगा वो यहाँ रहेगा ऊपर, ये वाला हमारा आंसर रहेगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 0। यहाँ पे 0 0 आ चुका है, इसका मतलब ये आगे नहीं होगा, सॉल्व हो चुका है और हमारे को आंसर मिल चुका है कितना, 25। तो 625 का वर्गमूल जो है वो भाग विधि से कितना मिला हमें, 25 मिल चुका है। इसको आसानी से समझ लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट में पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, ये हो चुका है हमारा 11वां प्रश्न। हम बढ़ते हैं 12 सवाल की ओर। अब देखिए हमारा 12वां सवाल भी इस प्रकार ही आया, जिस प्रकार पूर्व में एक सवाल आ चुका है कि जिससे भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और ये है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है और उसमें से ये फाइंड आउट करना है, ये निकालना है, पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको 200 से गुणा करने पर वो कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखते, आइए देखते हैं इसको। तो ये हमारी संख्या 200, इसको पूर्ण वर्ग बनाना, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर ही हमें पता चलेगा कि इसमें किस चीज़ का गुणा करेंगे, ये कैसी बन जाएगी पूर्ण वर्ग। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 200 का एलसीएम लेते हैं, तो 200 का एलसीएम लेने पर हम पाते हैं कि 200 से इसमें भाग जाता है, 2 कम 200 आता है, इसमें भाग में तो 50 आता है, इसमें फिर भाग देते तो 25 आता है, और इसमें 25 और 5 आता है, 5 से कम 5। तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड आए, इसके जो फैक्टर आए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। इसमें से 2 की जोड़ी बनी, 5 की जोड़ी बनी, तो 2 की जोड़ी बन गई, 2 के रूप में बाहर आया, 1 5 आया जोड़ी से बाहर, फिर अंदर बचा सिर्फ 2, ये हो गया 5 अंडर रूट 2। अगर हम इस 200 में इस 2 का गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो हम लिखेंगे अतः 200 में 2 का गुणा करने पर संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाएगी। संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 200 में 200 का 200 में 2 का गुणा करने पर संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसको आप रोक के देख भी सकते हो और आगे कर भी सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो हम आ गए हैं 13वें सवाल पे, और 13वां सवाल कुछ ऐसा है कि 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं, मतलब जोड़े हैं, कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। तो क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? मतलब वो कह रहा है कि 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं जिनके वर्ग 144 और 441 है। मान लो 12 है, तो 12 का वर्ग कितना हुआ? 12 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 144 होता है। और इसी प्रकार अगर हम 21 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 441। मतलब ये कहना ही चाह रहा है कि अगर हमने 12 लिया ना, तो अगली बार में इस 2 को इधर कर दो और इस 1 को इधर कर दो, ये 21 हो जाएगा। तो उसका वर्ग भी करेंगे ना, तो ये इसका जो वर्ग आया उसका उल्टा ही आ जाएगा। जैसे 12 से 21 किया तो 144 से 441 हो गया, 4 4 1 ऐसा हो गया। तो ये कह रहा है कि ऐसी अन्य संख्याओं के रूप युग्म प्राप्त कर सकते हैं हम, है ना? तो ऐसी और अन्य संख्या बताओ। तो मैंने एक अन्य संख्या निकाल के रखी, एक तो 13 और एक 201। 13 भी एक ऐसी संख्या है, अगर हम 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का वर्ग होता है 169। उसी प्रकार अगर हम 13 को पलटाएंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 31। तो 31 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 961। आप 31 का वर्ग करके देख लेना, 31 गुणित 31 तो आएगा अपना 961। ठीक है। उसके बाद आता है 201। तो 201 का वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, हम यहाँ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 201 गुणित 201, तो ये तो आ जाएगा 201, ये आ जाएगा 0, और नीचे का आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 दूना 4, तो 1 0 4 0 4, 40 401। तो 201 का वर्ग है 40,401। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 201 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो 102 का वर्ग आपका आएगा 10404, मतलब 10,404 आपका इसका वर्ग आ जाएगा। तो 13 और 201 ऐसी संख्या है, ऐसी अद्भुत संख्या है कि जिनके अंक पलटाने पर उनके जो वर्ग आएंगे वो भी उल्टे पलटे हुए अंक से आएंगे। जैसे कि 12 का हुआ था ना, मैं उदाहरण बताया, इसी प्रकार 13 का होगा और इसी प्रकार 201 का होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ये भी इनका वर्ग की एक अद्भुत संख्या है, 13 और 201। ठीक है, तो ये 13वां सवाल था, और हम बढ़ते हैं अब 14वें सवाल की ओर। अब अगला सवाल है हमारा 14वां नंबर का सवाल, जो कि एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6,250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितनी की पंक्तियों की संख्या है। मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहना चाहिए जितनी पंक्ति है। पंक्ति और विद्यार्थी दोनों बराबर, मतलब एक पंक्ति है तो एक स्टूडेंट, ऐसा। तो ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। तो इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी कितने हैं। कितने विद्यार्थी? 6,250। 6,250 विद्यार्थी है, और शेष कितने रह जाते हैं? 9। तब क्या होगा? तब हमको ये निकालना है कि शामिल विद्यार्थी, अभी 9 तो शेष रह गए हैं, तो शामिल कितने हुए? यहाँ लिखेंगे हम शामिल विद्यार्थी। ठीक है, शामिल विद्यार्थी, शामिल विद्यार्थी। तो 6,250 माइनस 9 बराबर कितने हो जाएंगे? ये 6,241। अब 6,241 तो हमारे क्या हो गए? विद्यार्थी है जो वाकई में शामिल हुए हैं उस एडजस्टमेंट के हिसाब से, उस क्रम के हिसाब से।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या तो हमें पता नहीं है प्रत्येक पंक्ति में, और प्रत्येक पंक्ति की भी हमें संख्या पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना विद्यार्थी की संख्या कितनी है, x। और एक और बार मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो विद्यार्थियों की संख्या को भी x माना और पंक्तियों की संख्या को भी x माना, ये क्यों माना हमने x? इसके पीछे ये कारण है कि उसने बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहेंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या सेम रहेगी, पंक्ति भी वही विद्यार्थी भी वही। तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये पंक्ति और इस पंक्ति में ये विद्यार्थी, ठीक है, और ये कितने हैं टोटल होके, पंक्ति में और विद्यार्थी दोनों होके 6241 है। अब x और x में इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 6241 ये हो गया है। तो x स्क्वायर इधर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो 6241, ठीक है। अब अंडर रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 79 का वर्ग है 6241, किसका, 79 का वर्ग कितना है 6241। आपको वर्ग याद होंगे तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल पाओगे, नहीं तो ये 6241 का एलसीएम लेने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, और पता चले कि आप खोज ही नहीं पाए हो 79 का पहाड़ा, तो आपको याद ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, वाह सवाल तो कर ही नहीं पाए। तो ये चीजें कुछ याद रखना पड़ती है। 6241 जो है 79 का वर्ग है, तो x बराबर 79, एक ये जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक बाहर आया 79, तो ये आ गया प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 79 होगी। तो जहां से प्रश्न स्टार्ट हुआ है, उसने जो पूछा है उसी से हम उत्तर निकाल रहे हैं। कैसे, कि इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 79 होगी, कितनी, 79 होगी, यही आपका उत्तर होगा, आंसर होगा। इस सवाल में आपको 79 का वर्ग 6241 याद रखना है, तभी इसको कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो सवाल सरल है, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम बढ़ते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब अगला सवाल है हमारा 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाए। तो लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलकर पहुंचते हैं, तो लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की। देखिए अब सवाल भी ऐसा है, घुमाने जैसा है, और आप घूम भी जाओगे, क्यों, क्योंकि उसमें ना तो कोई डाटा दिया है कि कितना चला, कहाँ चला, बस दिशा बताइए कितनी दिशा चली वगैरह। तो ये सब मानने के ऊपर चलेगा अब सब काम, क्योंकि हमको मानना ही पड़ेगा, तो ठीक है। तो हम उसको समझते हैं, इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो कह रहा है कि वो अपने घर से पश्चिम की अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, और फिर कहाँ चलता है, पश्चिम की ओर अपने मित्र के घर तक। मतलब ये अपने मित्र का घर आ गया उसके बाद ये विकर्णतः, अब विकर्ण हमेशा सीधा होता है, ये विकर्ण हमेशा सीधा होता है, ठीक है। अगर ये कोई वर्ग है तो इसका विकर्ण ऐसा सीधा होता है, ठीक है। तो ये विकर्णतः वापस कहाँ चला जाता है, जहां से उसके घर पे आया था, मतलब डायरेक्ट इसने पगडंडी का एक रास्ता बना लिया। तो बोल रहा है कि उसने जो लौटा, तो लौटते समय उसने दूरी कितनी तय की। अब बताइए, आप तो जादूगर ही है, जादू के समान बताना है कि कोई चीज है ही नहीं और फिर उसको से करके लाना है आपके सामने, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, इसी प्रकार है। तो आप क्या करेंगे कि माना आ, घर से माना घर से उत्तर की ओर x दूरी तय की, ठीक है, x दूरी तय की, मान लो ये x है। अब फिर तब पश्चिम की ओर y दूरी तय की, पश्चिम की ओर y दूरी तय की। अब ये पश्चिम की ओर आया तो इसने कितनी दूरी की, y दूरी की। अब ये विकर्णता आया, तो विकर्णता भी मान लो कि माना
विकर्णतः उसने जेड दूरी तय की, जेड दूरी तय की, इसको जेड मान लो। अब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई कि एक्स चला अगर वाई चला और ये सीधा आया तो ये जेड दूरी तय की, लेकिन हमें इसका मान बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डायगोनल, मतलब ये जो डायरेक्ट आया है इस जेड की वैल्यू बतानी है कि वैल्यू वाकई में कितनी है, कितनी दूरी उसने तय की। क्यों? क्योंकि हम मैथ्स वाले और मैथ्स वाला सब्जेक्ट डाटा में चलता है, आंकड़े में चलता है, फैक्ट से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये, तो अब कर्ण किसे कहेंगे? ये इसे कर्ण कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, उसे लंब कहेंगे, ठीक है। तो कर्ण क्या है? जेड। तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू लंब, लंब किसे कहेंगे? वाई, वाई स्क्वायर प्लस आधार है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो ये इसके अंडर रूट में चढ़ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आगे करेंगे तो हम पाते हैं कि जैसे ही ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इस स्क्वायर से इस स्क्वायर का कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस वाई। तो अतः जो जेड का मान आया है वो आया है हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है। जेड की वैल्यू है, उसने विकर्णतः दूरी तय की एक्स प्लस वाई, ये हमारा उत्तर आ गया। तो प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आया है और पूरे 15 प्रश्न आपने एड ग्रेड के अच्छे से समझे हैं। नहीं आए तो आप वापस स्किप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि 8वीं बोर्ड है, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। टेकिंग साइन ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।